दोस्तों, आज हम 3 कंपनी का बात करेंगे और तीनों कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी हाई है। पहला कंपनी की तरफ चलते हैं और उसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ओपीएम हैज़ बीन 35% ओवर द इयर्स व्हिच इज़ फैंटास्टिक, अमेजिंग। बहुत कम कंपनीज का इतना हाई ओपीएम होता है। उसके अलावा दोस्तों, इसका सीएफओ यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो इज ऑल्सो पॉजिटिव। बहुत कम कंपनीज का दोनों पॉजिटिव होता है। और फिर दोस्तों, रिसीवेबल डेज का बात करें, इट इज नॉट 1 मंथ, इट इज नॉट 15 डेज, इनफैक्ट इट इज नॉट इवन 1 वीक, इट इज लेस देन 5 डेज। मतलब लिटरली कैश का काम है पूरा कंपनी का। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब वर्किंग कैपिटल का कोई मेजर प्रॉब्लम ही नहीं है। इनफैक्ट वर्किंग कैपिटल इज आल्सो जस्ट फॉर 1.5 months, बट अगेन इट इज ऑल दैट फ्री कंपनी एज वेल। उसके अलावा दोस्तों, इसका आरओए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 10% ओवर द इयर्स और इसका आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 13% ओवर द इयर्स। दिस इज द ओनली लिस्टेड कंपनी इन कैसीनो गेमिंग और इनके कैसीनोज हैं सिक्किम और गोवा में मेनली। इनका गोवा में जो ऑफशोर कैसीनो है उसका नाम है डेल्टिन रॉयल और ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑफशोर गेमिंग वेसल है। उसके अलावा दोस्तों, डेल्टिन JAQK और डेल्टिन करवला और 2 ऑफशोर गेमिंग वेसल्स है गोवा में। यही नहीं, इसके इलेक्ट्रॉनिक ऑनशोर कैसीनो भी है एट होटल डेल्टिन स्वीट्स इन गोवा। और फिर गैंगटॉक का बात करें तो वहाँ भी होटल वेलकम हेरिटेज डेंजिंग रेसिडेंसी में वहाँ कैसीनो है। काठमांडू में होटल मैरियट में विच इज़ अ 5 स्टार होटल, वहाँ भी 15,000 स्क्वायर फीट का कैसीनो हाल में ही खुला है। इसके अलावा दोस्तों, डेल्टिन लग्जरी होटल एट दमन दैट ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी कैसीनो रेडी और बस गवर्नमेंट अप्रूवल का वेट कर रही है, जहां 60,000 स्क्वायर फीट का कैसीनो खुलेगा। और ऑनलाइन स्पेस का बात करें तो इनका गेमिंग पोर्टल अड्डा 52 इज द लीडिंग पोकर वेबसाइट। इनफैक्ट दोस्तों, इसके जो होटल्स गोवा में और दमन में वो ऑपरेशन के लिए ब्रेक इवन भी हो गए। और दोस्तों, सबसे बड़ा बात, ये कंपनी काफी ट्राई करे कि ऑनलाइन स्पेस में अपना अच्छा खासा फुटप्रिंट बनाए। कारण क्यों है? क्योंकि आज के दिन जितने भी कैसीनोज है उसका 20% शेयर्स को तो ऑनलाइन स्पेस, मतलब ऑनलाइन स्पेस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। इनफैक्ट दोस्तों, यहाँ ये भी अब बात चल रही है कि ऑनलाइन स्पेस में बहुत कम लोग यूज करना चाहते हैं रियल करेंसी, इसलिए मोस्ट ऑफ द कैसीनोज में लोग ट्राई करें क्रिप्टो करेंसी यूज करने का, विच विल बी मच कन्वीनियंट टू द गेम यूजर्स। दोस्तों, हमेशा एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है कि किस हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ये सब कैसीनोज को। बेसिकली बोथ टाइप्स ऑफ कैसीनो, जो लैंड में भी है और जो ऑनलाइन स्पेस में भी है। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गोवा गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द कैसीनोज कि अराउंड 277 करोड़ का वेव ऑफ कर दिए फ्रॉम द कैसीनो ऑपरेटर्स। और यही नहीं, ARF यानी एनुअल रेकरेंस फी, वो भी अब जो पहले एनुअल बेसिस में एक साथ देना पड़ता था इन एडवांस, वो भी अब मंथली बेसिस में लेगी। तो काफी राहत मिला कैसीनोज को। अब यहाँ भी ये बात चल रही है कि भाई और जितने बिजनेसेस है उनका कुछ वेव ऑफ नहीं किया गया और यहाँ ये कैसीनोज को दे दिया, वेव ऑफ कर दिया गया। और अपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ है तो चांसेस मच हाई है कि उसका शेयर प्राइस विल राइज फर्दर। दोस्तों, इसके अलावा इसका जनवरी हाई से आज के दिन इसका शेयर प्राइस अराउंड 35% डाउन, तो उस हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नजर आ रहा है। दोस्तों, अब कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। अब दोस्तों, रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि देखिए द स्टेट मिनिस्टर्स कीप चेंजिंग। अब अभी तो फिलहाल द मिनिस्टर ऑफ गोवा इज सपोर्टिंग द कैसीनोज, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है अगला जो मिनिस्टर है वो सपोर्ट नहीं करे और कोई ऐसा कुछ लॉ ले आए जिससे ये कैसीनोज को प्रॉब्लम हो जाए और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन वो काफी डिप हो जाए। और ऑनलाइन स्पेस तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर क्या पता है इंडियन गवर्नमेंट बैन ही कर दे ऑनलाइन कैसीनो को। अगर वैसा होगा तो अगेन दिस कंपनी विल बी हाईली इंपैक्टेड। तो ये सब रिस्क जरूर दिस कंपनी फेसेस इन द फ्यूचर। और दोस्तों, इसके अलावा जो होटल्स है इसके गोवा और दमन में कोविड के कारण हाईली इंपैक्ट हुए, टूरिज्म हैज बीन हाईली इंपैक्टेड, इसलिए वो होटल्स इतना अच्छा भी नहीं चल रहे। इनफैक्ट होटल्स कहीं भी अच्छे नहीं चल रहे। तो इस कंपनी का जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है उसके प्रॉफिट्स हैज बीन इंपैक्टेड और हो सकता है अगला साल भी इंपैक्ट रहे, पर इसका कैसीनो बिजनेस इज डूइंग वेल and it will continue to do well as long as there is no problem from the state governments and the central government। और इसका जो डेल्टा कॉर्प में वो ये है कि देखिए इसका कुछ प्लेज शेयर्स है प्रोमोटर्स के, बहुत कम है, लेस देन 15%। इतना बड़ा इशू है जितना बड़ा ये इशू है कि केवल 33% शेयर है प्रोमोटर्स का इन दिस कंपनी। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन है 15,000 का, वो आप ले सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप ईमेल कर सकते हैं ईमेल एड्रेस में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब दोस्तों, अपने अलग कंपनी की तरफ चलते हैं और इस कंपनी को ओपीएम हैज बीन 13% ओवर द इयर्स। और इसके अलावा इसका दोस्तों सीएफओ इज पॉजिटिव और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद एफसीएफ इज ऑल्सो पॉजिटिव, व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। और इसका रिसीवेबल डेज का बात करें तो दैट इज अराउंड 1.5 months और इसका वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 4.5 months। फिर अपने डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.6, पर इसका इंटरेस्ट कवरेज काफी अच्छा खासा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्ट आराम से पेमेंट कर पा रही है। दूसरी इसका एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें यानी आरओई का
तो ओवर द इयर्स इट हैज बीन अराउंड 20%, व्हिच इज फैंटास्टिक। और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 13%, व्हिच इज अगेन वेरी गुड। दोस्तों पी का भी बात करें तो इस कंपनी का पी इज अराउंड 29 और हिस्टोरिकल पी से कम है, तो वो भी एडवांटेज है कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अभी शेयर प्राइस रीजनेबल है। तो दोस्तों आखिर कंपनी करती क्या है? वेल दोस्तों, इट्स एक्चुअली मैन्युफैक्चर्स प्लाईवुड, decorative veneers, MDF and allied products. And दोस्तों this company is one of the largest laminate manufacturing company in India. In fact दोस्तों, this company is among the top 3 laminate producers in the world and it is the largest laminate exporter in India. So इसका pan India huge marketing network है with around 9 company owned regional distribution centers, 21 branch offices, 5 warehouses and over 14,000 distributors, dealers, sub-dealers and retailers across the country. In fact दोस्तों, globally भी it has presence over 100 countries through 5 operational international subsidiaries, 3 company operated distribution centers and 14 international offices. In fact दोस्तों, सेंट्रल यूरोप का डिमांड को मीट करने के लिए it is actually acquired Decorum SA, a distribution and a marketing company in Switzerland. और दोस्तों इस कंपनी के एक्चुअली क्वालिटी प्रोडक्ट्स है and they are green card यानी सर्टिफाइड बाय ग्रीन कार्ड एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट एंड ग्रीन लेबल बाय द सिंगापुरियन एनवायरमेंटल काउंसिल। और दोस्तों इसके जितने भी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम यूएस टू यूके टू सिंगापुर टू थाईलैंड टू इंडोनेशिया, दे आर बेसिकली एंगेज्ड इनटू मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई प्रेशर लैमिनेट्स एंड लाइट प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा दे आल्सो इनटू हाई प्रेशर डेकोरेटिव लैमिनेट्स एंड लाइट प्रोडक्ट। जो इंडोनेशिया वाला सब्सिडरी है दैट इज बेसिकली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रमोशनल मटेरियल्स लाइक कैटलॉग्स, सैंपल फोल्डर्स, चेन सेट्स, वॉल हुक्स and A4 size samples. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स है वो मेनली पेपर और केमिकल्स है और 66% ऑफ इस रॉ मटेरियल्स एक्चुअली इंपोर्टेड। और सबसे बड़ा फायदा क्या है इस कंपनी को इस साल कि केमिकल्स में जो मेन केमिकल्स है वो मेथनॉल और फिनॉल, और दोनों का प्राइस कम हुआ है इस साल। और सिंस रॉ मटेरियल का प्राइस कम होने के कारण इनका प्रॉफिट बढ़ गया कंपनी का, तो कोविड सिचुएशन हैज डेफिनेटली इंपैक्टेड द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, पर सिंस रॉ मटेरियल का प्राइसेस डाउन होने के कारण इतना इंपैक्ट नहीं हुआ जितना और सब कंपनीज इंपैक्ट हुए ड्यू टू कोविड। और यहाँ एक और पॉइंट है कि अगर सपोज रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ भी जाता तो क्या ना कंपनी आराम से पास ऑन करती थी द प्राइस इंक्रीज टू द कस्टमर्स। ठीक है, थोड़ा लैग रहता है, हाथों नहीं ट्रांसफर कर पाती है प्राइस, पर कर देती है इन द फ्यूचर, सो दैट इज आल्सो नॉट एन इशू। बहुत सा कंपनीज का क्या होता है ना कि दे जस्ट कैन नॉट पास द प्राइस इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल्स टू इट्स कस्टमर्स। यहाँ इस कंपनी का वो प्रॉब्लम नहीं है। द रीजन बीइंग इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भाई इसका जब रिसीवेबल डेज 1.5 महीने का है तो वर्किंग कैपिटल क्यों 4.5 महीने का है? दोस्तों क्या इसका मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं तो उसमें लीड टाइम होता है, समय लगता है यहाँ पहुंचने में। दोस्तों इस कंपनी का वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है और उसको मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली इन्वेंट्री अच्छा खासा रखना पड़ता है and that actually increases the working capital. अब आपको लग रहा है कि फिर इतना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों मेंटेन करती है? तो डेफिनेटली सेल्स तो बढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स में इसका प्रॉफिट मार्जिन्स इज मच हायर देन दी अदर प्रोडक्ट। इनफैक्ट दोस्तों क्रेडिट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेसिकली क्रेडिट देती है 50 से 65 दिन का टू इट्स कस्टमर्स, और इसको क्रेडिट मिलता है ऑलमोस्ट 7 से 75 दिन का क्रेडिट मिल जाता है फ्रॉम सप्लायर्स। और दोस्तों इसके बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, एक तो ग्रीन लैम है जो लैमिनेट सेगमेंट में है और एक डेकोवुड जो विनियर सेगमेंट में। और यही नहीं दोस्तों, इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग और इंजीनियर्ड वुड सेगमेंट में भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया था अंडर द ब्रांड नेम ऑफ मिसाका, और वो भी अच्छा खासा चल रहा है। इनफैक्ट 5 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। इनफैक्ट दोस्तों इसके जो लैमिनेट्स भी है ना, दोज एक्चुअली बैक्टीरिया फ्री लैमिनेट्स, और अब उसका जो 10 साल पहले इनफैक्ट कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था और अब उसका बेनिफिट मिल रहा है कोविड में। दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का बात करें तो इसका ऑलरेडी बेंगलुरु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में है। और अब दोस्तों इस कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अब दोस्तों रिस्क की तरफ चलते हैं तो ऑब्वियसली अगेन रॉ मटेरियल्स का वोलेटिलिटी अफेक्ट्स द कंपनी प्रॉफिट, और इसका जो केमिकल्स और पेपर जो इसका मेनली रॉ मटेरियल्स है उसके प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो इट विल इंपैक्ट द कंपनी प्रॉफिट। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नेल्लोर आंध्र प्रदेश में बेसिकली बैठाने का प्लान किया था। इनफैक्ट लैंड भी एक्वायर्ड हो गया फॉर अराउंड 50 करोड़ और पूरा 175 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब वो क्या था, फ्रॉम मार्च 2020 से ही वो बेसिकली शुरू होने वाला था उसमें काम, और कोविड के कारण काम शुरू हुआ नहीं। हुआ क्या है कि वो प्रोजेक्ट डिले हो गया, मे बी अराउंड 8 months to 1 year वो डिले हो जाएगा। दैट विल आल्सो अफेक्ट द कंपनी प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट टर्म। और अब दोस्तों अपने तीसरा कंपनी की तरफ चलते हैं और इसका OPM इज अराउंड 13% ओवर द इयर्स, और इसका अगेन CFO इज पॉजिटिव और केपेक्स करने के बाद FCF इज आल्सो पॉजिटिव एक्सेप्ट दिस ईयर, क्योंकि इस साल कंपनी का हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा, इसलिए इस साल सिंस केपेक्स बहुत हाई था CFCS ओवरऑल नेगेटिव हो गया। बट दैट इज नॉट अ इशू, बहुत थोड़ा सा नेगेटिव है, ओवरऑल इट इज पॉजिटिव ओनली ओवर द इयर्स, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ गुड कंपनी। इसके अलावा दोस्तों अगर अपने इसका रिसीवेबल डेज का बात करें तो केवल 1 महीने के ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम,
और इसका वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो 2 months विच इज वेरी गुड अगेन। और इसका डेट इक्विटी रेशियो का भी बात करें तो दैट इज ओनली 0.3। सिंस इसका कैश फ्लो इतना अच्छा है तो इंटरेस्ट कवरेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इंटरेस्ट दे पाते। और अपने आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट ऑन एन एवरेज ओवर द इयर्स हैज बीन 20% व्हिच इज वेरी गुड। और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन आल्सो अराउंड 20% ओवर द इयर्स व्हिच इज फैंटास्टिक। आरओसी इतना हाई बहुत कम कंपनीज का होता है। इसका पी का बात करें तो दैट्स अराउंड 35 और हिस्टोरिकल पी से काफी कम है। और इसका सबसे बड़ा बात कि जो प्रोमोटर स्टेक इट इज वेरी हाई, इट इज मोर देन 70%, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। इनफैक्ट दोस्तों इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट इज मैट्रेसेस और ऑर्गेनाइज सेगमेंट में इसका मोर देन 20% मार्केट शेयर है व्हिच इज रियली वेरी गुड। इनफैक्ट स्लीपवेल जो इसका ब्रांड नेम है दैट इज वेरी पॉपुलर। और यहाँ देखा जाए दोस्तों कि एक्चुअली द एंटायर मैट्रेस सेगमेंट का 62% इज विद द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एंड 38% इज विद द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। और 38% में भी मोर देन 20% का मार्केट शेयर है। और दोस्तों क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइज सेगमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है क्योंकि पीपल आर बिकमिंग मोर एफ्लुएंट। और इस कारण से क्या हो रहा है कि लोगों को बेटर क्वालिटी मैट्रेसेस चाहिए। तो मेरा भी मानना है कि मैट्रेस के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि मोर देन 8 आवर्स आप एक्चुअली मैट्रेस के ऊपर बिताते हो अपना लाइफ का, तो मैट्रेस क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों 50% ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड बाय द PU फोम मैट्रेसेस क्योंकि वो काफी रीजनेबल पड़ते, सस्ते पड़ते, इसलिए उसका बेसी डिमांड रहता है। उसके बाद आता है स्प्रिंग एंड कॉय मैट्रेसेस, और स्प्रिंग मैट्रेसेस 20% कंट्रीब्यूट करता है और कॉय मैट्रेसेस 30%। वह स्प्रिंग मैट्रेस इतना कम क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? बिकॉज इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। अब दोस्तों PU फोम मैट्रेस का डिमांड इनफैक्ट हर साल और बढ़ती जा रहा है। एक तो कारण है कि प्राइस कम है, दूसरा कि ड्यूरेबल भी रहता है, और तीसरा कंफर्ट भी रहता है। बट क्या है कॉय मैट्रेस जो है ना उसका डिक्लाइन अब शुरू हो गया है, उसका डिमांड कम होते जा रहा है। रीजन भी कि उसमें मेन रबर यूज होता है और रबर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, ऊपर से क्या वो धीरे धीरे सैग हो जाता है, तो वो भी मजा नहीं आता, मतलब आपको चेंज करना ही पड़ता है आफ्टर सम टाइम। और उसका प्राइस भी कोई कम नहीं है, इनफैक्ट प्राइस इज हायर देन द PU फोम मैट्रेस। बट एट द सेम टाइम स्प्रिंग मैट्रेस जिसका सबसे ज्यादा दाम है उसका डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीमियम प्राइसिंग है, तो क्या कि जो अफ्लुएंट कस्टमर्स है वो लोग चाहते हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी मैट्रेस लिए। दूसरा डेफिनेटली स्लीप क्वालिटी इंप्रूव्स इन स्प्रिंग मैट्रेसेस। उसमें भी क्या है ना दोस्तों को जो स्प्रिंग मैट्रेस है वो घटिया क्वालिटी का मत लीजिए, लीजिए तो अच्छा वाला लीजिए, नहीं तो PU फोम में लीजिए। स्प्रिंग मैट्रेस में भी जो सस्ते वाले स्प्रिंग मैट्रेसेस है ना वो अच्छा नहीं है, वो बॉडी के लिए सही नहीं रहता है। तो अगर लेना ही है कम दाम का तो PU फोम लीजिए, और अगर अच्छा में लेना है तो स्प्रिंग मैट्रेसेस लीजिए। और जहां तक ब्रांडेड मैट्रेसेस का कंजम्पशन का बात है तो अराउंड 80 to 85% इज एक्चुअली कंज्यूम बाय द रिटेल कस्टमर्स और बाकी 15 से 20% इज बाय द इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। और दोस्तों जहां तक मार्केटिंग नेटवर्क का बात करें तो मेनली डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क इज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑलमोस्ट लाइक 85 to 87% का शेयर बेसिकली इनसे ही होता है। उसके अलावा द ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत कम है, इनफैक्ट केवल 3% का सेल्स ऑनलाइन थ्रू होता है, अराउंड 7 to 11% होता है थ्रू इट्स ओन फ्रेंचाइजी स्टोर्स। और दोस्तों मैट्रेसेस में भी कई प्रोडक्ट्स है, जैसे हो गए माई मैट्रेस, स्प्रिंग रेंज, टेक्नोलॉजी रेंज, कंफर्ट सेल रेंज, बैक सपोर्ट रेंज, फ्लेक्सी PUF रेंज एंड इकोनॉमी रेंज। उसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी में भी लोग जैसे यूज करते हैं जीरो टर्न टेक्नोलॉजी, ब्रीदेबल विस्कोलास्टिक और मेमोरी फोम, देन सैंटेक और कंफर्ट सेल टेक्नोलॉजी, जिससे क्या होता है कि जो सीटिंग कंफर्ट मिलता है वो कहीं ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। So that is another technology which they have been using. In fact दोस्तों यही नहीं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स इन्होंने एक्चुअली इम्प्लांट किए इन द मैट्रेसेस ताकि लोग ट्रैक कर पाए कि स्लीपवेल जो इनका ब्रांड नेम है उसमें काउंटरफिट मैट्रेसेस सोल्ड नहीं हो। इसी साल ये कंपनी ने एक स्पेनिश कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है इंटरफ्लास, which makes polyurethane foam for bedding, furniture and other applications. In fact, it has a manufacturing facility at Yecla in Spain with a capacity of 22,000 tons. और इसके अलावा एक्सपोज टू द यूरोपियन, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज एंड टू मोरक्को एज वेल। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कंपनी को एक्वायर करने का? नाउ दे हैव गॉट द एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी ऑफ वेरिएबल प्रेशर फोमिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ मेकिंग फर्दर इंप्रूवमेंट इन द मैट्रेसेस। और दूसरे एक और क्या फायदा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन स्पेन इज मच लोअर देन द अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो उनसे क्या होगा, देयर विल बी रिडक्शन इन द रॉ मटेरियल प्राइसिंग and which will benefit the company. इसके profit margins will improve in the future. और दूसरी कंपनी भी रियलाइज के लिए कि ऑनलाइन रिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और कोविड के बाद तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए अपना वेबसाइट को तो लेवरेज करिए जहां अपना वेबसाइट के थ्रू माल बेच रही है। उसके अलावा अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू भी माल बेच रही है और स्लीपेक्स बोल के एक नया ब्रांड लॉन्च की है और उसमें प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी एंड विच विल बी सोल्ड टू अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों अभी कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है शीला फोम लिमिटेड। अब रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क है कि वोलेटिलिटी इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस। अब TDI पॉलीपॉल ये इसके मेनली रॉ मटेरियल्स है और उसमें अगर प्राइसेस में फ्लक्चुएट होता है तो इट इम्पैक्ट्स द कंपनी प्रॉफिट्स। दोनों का प्राइसेस के क्रूड के ऊपर काफी डिपेंडेंट रहते हैं, पर सिंस अभी क्रूड के प्राइसेस डाउन है तो डेफिनेटली इट इज बेनिफिटिंग द कंपनी इन द शॉर्ट टर्म, पर लॉन्ग टर्म अगर क्रूड के प्राइसेस वापस बढ़ जाएंगे
इट विल अफेक्ट द कंपनी प्रॉफिट्स। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।